Good evening students, welcome to my channel. As this is my third video, that is we are going to discuss the solution for the board फरवरी 2026 फिजिक्स पेपर. ठीक है, इसके पहले मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी का आपको सॉल्यूशन दिया है. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि आपने दोनों भी जो मेरे वीडियोस है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, इसलिए मैंने ये तीसरा वाला भी सेक्शन आपको करवाने वाली हूँ. सो विल बी मूविंग फॉर द सेक्शन सी. तो मैंने देखा कि सेक्शन बी काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसके लिए मैंने आपको वहाँ पर टाइम स्टैम्प पे दिया है ताकि आप उसको वो वाले टाइम पे जाके आप वही वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपको करने की इच्छा हो रही है. वैसे करना सभी है, पर अगर आप हरी में है, थोड़ा घाई में है, तो आगे पीछे करके आप उसको देख सकते. तो अभी सेक्शन सी करेंगे, उसके कुछ वाला पोर्शन ही अभी ये वाले वीडियो में होगा, बाकी वाला हम कंटिन्यूशन में दूसरे वीडियो में करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक सेक्शन सी रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे. इसमें आपको 3 डेफिनेशंस दिए 3 मार्क्स के लिए. सो वेरी इजी टू डू इट. सो क्या पूछा गया, इन थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम. यही वाले क्वेश्चन कहीं पर भी और भी रिपीट हुए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए. तो मतलब ये वाले चैप्टर में आपको ये 3 डेफिनेशंस आनी है ऑलरेडी. कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स. आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 83 एंड 84 पे. So what is mechanical equilibrium? A system in which where the pressure throughout the system between the system and its surrounding is same. ठीक है, 2 डेफिनेशन है, उसमें से कोई भी आप करोगे. एक तो आपको लिखना है कि प्रेशर विद इन द सिस्टम, और सिस्टम और सराउंडिंग में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तब उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. या फिर दूसरी जो डेफिनेशन आप लिखना है वो है कि व्हेन देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्सेस विद इन द सिस्टम. अगर कोई फोर्स नहीं है सिस्टम के बीच में और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम. कोई भी आप डेफिनेशन अच्छे से करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है. सेकेंड है केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम से केमिकल वर्ड्स आएगा, केमिकल रिएक्शन से एसोसिएट रहेगा. 3 डेफिनेशन से आपके पास में कोई भी आप करो. पहले वाली में है व्हेन देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तब हम उस सिस्टम को बोलेंगे दैट इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम. या फिर व्हेन इट्स केमिकल कंपोजिशन, तीसरी वाली डेफिनेशन, व्हेन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम. एक तो आप लिखो कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, या फिर लिखो कि केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द रिएक्शन में अगर केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में है. या फिर एक डेफिनेशन है, तीसरी वाली डेफिनेशन जो है, देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर ड्यू टू द डिफ्यूजन. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तब तो हम ड्यू टू द डिफ्यूजन की वजह से, तो हम उसको बोलेंगे कि सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. तीनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लग रही है या फिर वो जो आप अच्छे से समझ सकते हो वो आप करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा. तीसरी डेफिनेशन पूछी गई है थर्मल इक्विलिब्रियम में. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम, द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम का यही वाला डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड है. ठीक है, तो 3 डेफिनेशन 3 मार्क्स के लिए मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 4 से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Derive an expression for the resonant frequency of series resonant circuit. ध्यान में रखिए, सीरीज आया है तो कभी ना कभी पैरेलल भी आने वाला है, तो आप यही 3 मार्क्स को लेकर. पेज है आपका 301, चैप्टर है आपका 13 AC सर्किट. तो ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 जो जहाँ से स्टार्ट होता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, उसमें से कुछ ही प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ही क्वेश्चंस आपको करने, ताकि आपको 3 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे. उसमें ये वाला क्वेश्चन आता है. अब क्या पूछा गया था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट. सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो साधा वाला एकदम सिंपल वाला सर्किट आपको डालना है, निकालना है. उसके लिए आपको आधा मार्क्स मिलेंगे. क्या है, LCR को आप सीधे सीरीज में कनेक्ट कर दो, एक करंट डालेगा वहाँ से, वो EMF आएगा. AC सर्किट, AC इनपुट है, दैट इज़ E और I. LCR आप लिखोगे, वहाँ पे इम्पिडेंस लिखो, इंडक्टेंस लिखो, रेजिस्टेंस लिखो, ये आप यहाँ पे
उसका नेमिंग करने वाले हैं। दे आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। सिर्फ ये सर्किट डायग्राम निकाला तब भी आपको आधा मार्क्स मिलने वाले हैं। उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो ड्रॉ किया है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब क्या, इन दिस सर्किट LC आर कनेक्टेड इन सीरीज, आधा मार्क्स आपको मिल गया। अब उसके बाद में हम जाएंगे, आपको जाना है फ्रीक्वेंसी के लिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जितना टेक्स्ट बुक में से लिखा है उतना ही हमको लिखना है, कम से कम लिखने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंस है Z विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला दिया है √R² प्लस XL माइनस XC², उसको आधा मार्क्स मिलने वाला है। अब आपके पास में XL जो होता है वो उसको पता है कि ओमेगा L होता है, फॉर्मूला है 2πfL, उसमें से फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है 2πf ओमेगा का फॉर्मूला L। उसी के साथ में XC विल बी इक्वल्स टू 1/ωc, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2πfC, दोनों को भी आधा मार्क्स मिलेंगे। उसमें से हमको जानना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, XL विल बी इक्वल्स टू XC, उसको आधा मार्क्स मिलेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ XL एंड XC, XL क्या था 2πfL इक्वल्स टू 1/2πfC, उसमें से हम निकालेंगे 2πf का स्क्वायर, दैट इज कमिंग टू बी 1/LC। फ्रीक्वेंसी आपकी आती है 1/2π √LC, ठीक है, इसको आपका आधा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पूरा डेरिवेशन आप करेंगे, आपको मिलने वाले हैं 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, derive, obtain an expression for a period of a bar magnet vibrating in a uniform magnetic field and performing angular simple harmonic motion। जो सारे डेरिवेशंस आपके टेक्स्ट बुक में आते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, सेक्शन C में। 2 मार्क्स के लिए सेक्शन B में आएगा, और अगर 4 मार्क्स का डेरिवेशन तो वो आएगा आपका सेक्शन D में। तो अगर आप सारे के सारे डेरिवेशन अच्छे से करते हैं, जो आपको अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको 3 मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। कौन से वाले चैप्टर से आता है, ये आता है 5th चैप्टर ऑसिलेशंस का, पेज 125 और 126 में इसका आंसर है। ऑसिलेशन का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें से इसको छोड़ के जो बाकी वाले डेरिवेशन है वो भी आएंगे। हाँ, तो क्या पूछा गया आपको, यू आर गोइंग टू फाइंड द पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट विच इज वाइब्रेटिंग in a uniform magnetic field and performing angular simple harmonic motion। लीनियर सिंपल हार्मोनिक होता है, उसी के साथ में एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। डायग्राम के लिए आधा मार्क्स है, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए आधा मार्क्स है, और बाकी का आधा मार्क्स आपको डेरिवेशन में पता चलेगा। आपको डायग्राम निकालना है, क्या है आपका एक बार मैग्नेट, ये उसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, Q0b है। उसके बाद में हम कहेंगे कि उसके ये जो आपकी एक्सिस है कैसे जा रही है, सेंटर से जाने वाली है, मेकिंग एन एंगल थीटा, और उसका लेंथ जो है बार मैग्नेट का लेंथ है 2l। एज इट इज डायग्राम आप बनाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। कंसिडर अ मैग्नेट, बार मैग्नेट विच इज डिस्प्ले थ्रू एंगल 3, और एंगल कहाँ से जा रही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दैट सेंटर, सेंटर में से ही डायग्राम बननी चाहिए। और कैसी है वो आपकी जो एक्सिस है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, मतलब बार मैग्नेट को भी परपेंडिकुलर है, उसमें से वो थीटा डिग्रेडेशन से क्या कहेंगे डिस्प्लेस होगा, तो उस पर कितना उसका टाइम पीरियड हो सकता है वो हमको लिखने वाले हैं। एंड राइट इट, एंड इट इज़ ऑल्सो फील्ड में से उसको हमने डिफ्लेक्ट किया, फिर उसको छोड़ दिया, मतलब ऐसा घुमा के छोड़ने वाले हैं। उसके बाद में उसका कितना टाइम पीरियड होगा वो आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे लेट म्यू और m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द डिफ्लेक्टेड पोजिशन, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट। कोई भी चीज़ अगर डिफ्लेक्ट होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट होता है, लीनियर मोशन में रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा इन ए रोटेशनल मोशन। टॉर्क क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें ऑसिलेशन केस में आप जाएंगे। अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ तो टॉर्क जो होता है व्हेन 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। टॉर्क हम किसके लिए यूज़ करते हैं, घर में अपने नल खोलते हैं, रोज़ हम टॉर्क अप्लाई करने वाले हैं। जब भी आप नॉब ओपन करते हैं आपकी 3 उंगलियां ऊपर नीचे वाली बाकी रहती है, सो 2 अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, उसको हम कहेंगे टॉर्क। किसके लिए यूज़ होने वाला, टॉर्क विल बी ऑलवेज यूज फॉर अ रोटेशनल मोशन। जितनी बार अपने आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं आप टॉर्क अप्लाई करके दरवाज़ा खोल रहे हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को डिफ्लेक्ट करेगा तो वो क्या कहेगा, उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए रिस्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोर, मतलब ओरिजिनल पोजीशन को गेन करना। तो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी टॉ से होता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास में है, टॉ विल बी इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा, वेर म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल होता है तो आपको पता है कि साइन थीटा विल बी अप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टू थीटा, टॉ विल बी इक्वल्स टू न्यू बी थीटा। अब नॉर्मली आपके पास में टॉ जो है एंगुलर टॉर्क का फॉर्मूला होता है I इंटू अल्फा, कहाँ पे मिलता है, रोटेशन डायनामिक्स में आपका डेरिवेशन है, एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में है, और या फिर
डेरिवेशन ऑफ अ टॉक, वहाँ से भी आप ये फॉर्मूला को रट्टा कर सकते हैं, यहाँ पे यूज होने वाला है। सो टॉ विल बी इक्वल्स टू आई अल्फा। रट्टा इसलिए कह रही हो कि फॉर्मूला तो लर्न करने हैं, एकदम से हाँ भाई मेरे दिमाग में टाइम पे याद आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो इसलिए याद करना है, लर्न करना है। सो टॉ विल बी इक्वल्स टू आई अल्फा, दोनों को भी इक्वेट करेंगे, दैट इज माइनस न्यू बी। क्या निकालने वाले हम इसमें से, यहाँ पे माइनस का जब भी साइन आता है आपको राइट में ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, कभी कभी उस चीज़ को भी आधा मार्क्स मिलेंगे। देखिए आप ये वाले स्टेप्स को आपका आधा मार्क्स है। टॉ एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्शन, कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट करते हैं उसके अपोजिट में आपका टॉर्क होता है, इसलिए नेगेटिव साइन। उसमें से हमने निकाल लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा की वैल्यू, ये वाले स्टेप्स को भी आधा मार्क्स मिला है। अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस न्यू बी थीटा अपॉन आई, तो उसी में से हम निकालेंगे कि अल्फा अपॉन थीटा, क्योंकि हमको फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला उसी में से मिलेगा, पहले चैप्टर में है अल्फा अपॉन थीटा, हमने यहीं पे निकाल दिया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस बाय अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो मैंने बताया है ये वाले स्टेप्स को आधा मार्क्स, ये वाले स्टेप को आधा मार्क्स, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली स्टेप्स आएंगी, दूसरी कोई स्टेप भी आ सकती है, पर अपना काम है कि हम उतना पूरा एज इट इज लेके, कोई भी स्टेप अगर आपकी मिस भी हो जाती है उसका नेक्स्ट स्टेप आपको याद आ रहा है तो आपको उसको लिखना है। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आपकी ये स्टेप नहीं आपको याद आ रही, आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप आ रही, तो दोनों में से किसी को भी आधा मार्क्स है, मतलब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है डेरिवेशन की भाई मैं भूल गई तो मुझे नहीं आ रहा है तो फिर मेरा मिस आउट हो जाएगा। डेरिवेशन इतना है कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसका फिजिक्स भी अच्छा होता है, लॉजिकली जाएंगे तो फिजिक्स में मार्क्स कवर करना बहुत ईजी होता है। उसमें से हम क्या निकालेंगे, विल बी गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस बाय अंडर रूट ऑफ आई अपॉन न्यू बी। इतने आप देख लीजिए आधा मार्क्स कहाँ पे मिला है, कैसे आपको 3 मार्क्स गेन करने वाले हैं ये वाले डेरिवेशन पे। चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट्स इट्स यूनिट एंड डायमेंशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं, स्किप ना करते हुए जितने 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये वाले वीडियो पे या फिर ये चैनल पे डालूंगी आप उतना कर दीजिए, आपको 3 मार्क्स मिलने वाले। हाँ तो देखिए क्या क्या पूछा गया था, डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन। डायमेंशन पे हमेशा ही हाफ मार्क्स रहेगा, पर कंडीशन क्या है कि यू शुड अप्लाई ऑलवेज राइट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। 11th में है, मैंने 11th का पहले वाले वीडियोस डाले हैं जहाँ पे एक बार आप रिवाइज कर सकते हो डायमेंशन को कैसे याद करना है। तो मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम, वी इज वॉल्यूम नॉट द वेलोसिटी। बहुत बार पूरा कोर्स होने के बाद में वी का वॉल्यूम की जगह वेलोसिटी हो सकता है, पर ध्यान में रखेंगे दिस इज वॉल्यूम। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, एज इट इज डेफिनेशन लर्न करनी है। उसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, डायमेंशन इज m0 l-1 a टू द पावर 1। यहाँ पे a इज फॉर द एम्पियर, आपको वहाँ पे I भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, तो दोनों भी फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है। म्यू विल बी इक्वल टू म्यू0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई ससेसिबिलिटी। अब म्यू अपॉन म्यू0 है तो उसको आप म्यू आर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे 1 प्लस जाई होना चाहिए, ये या फिर ये। सो देखिए 1 मार्क्स आधा आधा, और इसको तीसरा जो है हमारे पास में दैट इज फॉर द रिलेशन है, तो सिर्फ रिलेशन डिराइव नहीं करना था, रिलेशन लिखना था। बहुत सारे बच्चों ने डेरिवेशन किया है, इसका डेरिवेशन नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 19, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। 11th में था ये पहला पोर्शन, फिर 12th में ऐड हो गया है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पेज नंबर 191 8.4। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11th का भी डेरिवेशन का वीडियो मेरे पास में है, 12th का भी डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर वहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप क्या लिखते हैं कि वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसका डेरिवेशन है, डायग्राम निकालेंगे। कंसिडर अ पॉइंट ओ में एक पॉजिटिव चार्ज है, वो आप सब लिखने भी वाले हैं, ठीक है। नाउ एट अ डिस्टेंस x एक पॉइंट है m। सिमिलरली a ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को जो चार्ज है m से थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को dx डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होता है, डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क किया जाता है वो निकालेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट निकाल के इंटीग्रेशन करके हम उसका पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। डायग्राम को आधा मार्क्स है, डिस्क्रिप्शन को आधा मार्क्स में। क्या क्या है,
कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड एट अ पॉइंट O, लेट A बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम O, यहाँ पे बताया गया है M इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम O। अब सबसे पहले हमको निकालना है कि वर्क डन के पहले हमको क्या चाहिए कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कहाँ से होगा, कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ वाले में वहाँ पे होता है दो चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अगर दो चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस R है तो वो हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। पर अभी कैसे है, दो चार्जेस है, कितने डिस्टेंस पे आपको चार्ज है, एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे, और एक ही चार्ज है आपका, क्योंकि फिर उसी को हम इधर से लेके आने वाले हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कूलम्स लॉ का, 1/4πε0 Q अपॉन x²। अब फोर्स से उसका डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, किस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन के लिए भी डेरिवेशंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शुड बी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया रहता तो वो टूवर्ड्स द चार्ज है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स हो जाती है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर लिखेंगे स्मॉल वर्क डन टू मूव द चार्ज टू अ डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कितने डायरेक्शन अगेंस्ट द फोर्स है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट है तो नेगेटिव लगेगा। फिर टोटल वर्क डन होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ हम लेके जाने वाले हैं उसको, पार्टिकल को इन्फिनिटी से, क्योंकि हमको पता नहीं क्या पार्टिकल m पहले x पे था, पर हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन में है कि कंसिडरिंग इन्फिनिटी, कहीं दूर से आपको उसको r पे लेके आना है, ठीक है, तब कितना वर्क डन होता है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल वर्क डन उसका इंटीग्रेशन डालेंगे इन्फिनिटी टू द पॉइंट A। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R dw को हम रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी टू R। फॉर्मूला क्या था, -f/dx। अब f की वैल्यू रखेंगे, जो कॉन्स्टेंट चीज़ है वो डेरिवेशंस के बाहर निकल जाएंगे। क्या क्या है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/, ये क्या है, f की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 Q अपॉन x² इंटू dx। अब जो कांस्टेंट है Q है 4πε0 बाहर निकल जाएगा, माइनस है उसको भी हम निकाल देंगे। अब अंदर बचा क्या, 1/x² इंटू dx जिसका है। अब इसको डेरिवेशन में कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन का। अब 1/x² इज नथिंग बट x टू द पावर -2 dx, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगेगा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx विल बी इक्वल्स टू xn+1 अपॉन n+1। हमारे यहाँ पे n कितना है, -2, so x to the power -2 plus 1 upon -2 plus 1, so that will be equal to x to the power -1 upon -1, मतलब that will be equals to -1 upon x, ठीक है, किसका, ये वाला इंटीग्रेशन का डेरिवेशन। हाँ, उसी को कंटिन्यू करेंगे और वर्क डन जितना भी होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो -q/4πε तो -1 अपॉन इन्फिनिटी टू r, upper limit will be r और lower will be infinity. 1 upon infinity is nothing but the 0. So answer is coming to be q upon 4πε0 r. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाने से पहले हमेशा ही वर्क डन होता है अगेंस्ट दी फोर्स। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, उसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल्स का वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, obtain an expression for the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated from rest through a potential difference of v volts। कहाँ पे है, पेज नंबर 317 पे, चैप्टर नंबर 14 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो डी ब्रोगली का वेवलेंथ आपको निकालना है। क्या बताया था डी ब्रोगली ने कि उन्होंने कहा था कि लाइट विल बी प्रोपोगेटेड इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी h/nu, ठीक है। अब हम कंसिडर करें डी ब्रोगली वेवलेंथ का, सो हमने लिखना है कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e एट रेस्ट एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। यहाँ पे जो v है दैट इज कैपिटल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिनोटेड बाय v वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेट करेंगे। नाउ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय कितना वर्क हो रहा है उसको हमने उसको कितने से डिफरेंस किया। इस पे एक न्यूमेरिकल पे, ये वाले चैप्टर पे, ये वाले सेकंड सेक्शन बी में इसी पे आपका न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। सो ई विल बी इक्वल टू स्मॉल ई दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बैलेंस करेगा, काइनेटिक एनर्जी को, उसमें से हम निकालेंगे v²। सो v² विल बी इक्वल टू ट्वाइस ई। ये वाला v जो है वो स्मॉल v है, वेलोसिटी का है, ये कैपिटल v। ध्यान में रखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, इसको स्मॉल लिखना है, इसको अलग लिखना है।
सो दैट विल बी इक्वल्स टू वी। अब डी ब्रॉगली का वेलन का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन पी, वेर एच विल बी द प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज द मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एच अपॉन एम वी। उसमें से फॉर्मूला आएगा लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन एम अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ई इंटू वी, ये वी है। अब m जो है यहाँ से कैंसिल होगा, अंडर रूट m अंदर बचेगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 में हमने ये वाले वीडियो में क्वेश्चंस करवाए हैं। बाकी विल बी मीटिंग सून फॉर द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द सेक्शन सी।